हेलो बच्चों, कल हमने बीए सेकेंड ईयर में मंत्रिमंडल के कार्य तथा शक्तियों को पढ़ा था कि मंत्रिमंडल कितनी वास्तविक है और किस तरीके से इतनी शक्तियां उनकी बढ़ गई है। आज हम पढ़ेंगे मंत्रिमंडल व संसद या लोक सदन का संबंध। इसमें हम आज शुरुआत थोड़ा सा परिचय। मंत्रिमंडल और संसद का संबंध ब्रिटिश शासन व्यवस्था में शासन और सिद्धांत यानी कि ब्रिटिश में शासन व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार के अंतर्गत या अंतर का एक उदाहरण है। यानी सैद्धांतिक यानी लिखित रूप से अलग शक्तियां मंत्रिमंडल की और सैद्धांतिक लिखित यानी और व्यवहारिक रूप में उनकी शक्तियां अलग कही जाती है। ऐसे ही संसद या लोक सदन में भी ऐसा ही है। सैद्धांतिक रूप में लिखित रूप तो उनकी शक्तियां अलग है और व्यवहारिक सैद्धांतिक रूप से अलग है और व्यवहारिक रूप से कैसी है शक्तियां वो हम देखेंगे और दोनों के बीच में संबंध क्या है वो हम आज पढ़ेंगे। सैद्धांतिक दृष्टि से स्थिति एक प्रकार की है और व्यवहारिक दृष्टि से एक दूसरे की या एक प्रकार की एक दूसरे प्रकार की है। यानी सैद्धांतिक दृष्टि से तो स्थिति एक जैसी है लेकिन व्यवहार की दृष्टि से दोनों की अलग शक्तियां हैं या अलग संबंध है। इसी कारण इन दोनों संस्थाओं के पारस्परिक संबंधों के विषय पर विभिन्न लेखकों द्वारा अलग अलग विचार व्यक्त किए गए थे। डायसी ने कहा है कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से विचार करते हुए संसद की संप्रभुता का प्रतिपादन किया है। उन्होंने कहा कि संसद ही संप्रभु है, उनके वो दबाव में नहीं। संप्रभु यानी सर्वोच्च शक्ति, संप्रभु यानी बच्चों सर्वोच्च शक्ति। तो डायसी कह रहे हैं कि संसद में सर्वोच्च शक्ति है। एक जगह कल हमने पढ़ा कि मंत्रिमंडल की ज्यादा शक्ति है, तो डायसी ये कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं वो सब हम आगे उन दोनों के संबंध देखेंगे तब पता चलेगा। इसी तरह रैमजो मौर्य तथा लास्की ने व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर कहा है कि संसद ही नहीं वरन मंत्रिमंडल की सत्ता ही सर्वोच्च है। यानी रैमजो मौर्य और लास्की तो कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल की सत्ता सर्वोच्च है और डायसी कह रहे हैं कि संसद या लोक सदन की शक्ति सर्वोच्च है, वही सर्वोच्च है। तो किस तरीके से हम सब देखेंगे। अब वैधानिक दृष्टिकोण के अनुसार मंत्रिमंडल और संसद के पारस्परिक संबंधों में संसद की सत्ता सर्वोच्च है। यानी वैधानिक कानूनी की दृष्टि से देखें तो संसद की सर्वोच्च सत्ता है। व्यवस्थापन और प्रशासन दोनों ही क्षेत्र में संसद की सर्वोच्चता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जैसे पहला है व्यवस्थापन संबंधी सर्वोच्चता, यानी इनमें संबंध बताया। कल हमने मंत्रिमंडल के शक्ति पढ़ा, उसमें संसद को कम बताया, व्यवस्थापिका को कम शक्तिशाली बताया। लेकिन संबंध के बारे में हम पढ़ा तो सैद्धांतिक व्यवहार में कौन इनके संबंध क्या है और कौन शक्तिशाली है, कौन सर्वोच्च है, वो हम व्यवस्थापन संबंधी सर्वोच्चता। तो इसमें कौन है शक्तिशाली, मंत्रिमंडल है या संसद है, इसमें हम पढ़ेंगे। वैधानिक दृष्टि से यानी कानून की दृष्टि से ब्रिटिश संसद को सर्वोच्चता प्राप्त है और कानून निर्माण के क्षेत्र में उसकी सत्ता की समानता करने या समानता करने वाली अन्य कोई भी संस्था नहीं है। यानी कानून निर्माण में संसद जितना पावरफुल है उतना कोई भी नहीं। क्यों वहां ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रिटिश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, पूरी शक्ति केंद्र के हाथ में है। अतः ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद एकमात्र कानून निर्मात्री संस्था है। संविधान लचीला होने के कारण ब्रिटिश संसद सामान्य बहुमत से ही संवैधानिक कानून का निर्माण कर सकती है। या वहाँ लचीला संविधान है तो सामान्य कानून से भी वो कानून बना सकती है, और वहाँ संविधान नहीं है तो इनके विरुद्ध कानून बनाए तो न्यायपूर्ण लोगन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ संविधान
है ही नहीं, तो मन चाहे वो कानून बना सकती है। संसद की व्यवस्थापन संबंधी शक्ति इसलिए भी सर्वोच्च है कि ब्रिटेन में न्याय पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ संविधान लिखित नहीं है। भारत और अमेरिका में संविधान लिखित है, तो संविधान लिखित न्याय पुनरावलोकन इसको कहते हैं कि जो व्यवस्थापिका संविधान के विरुद्ध कानून बनाए और न्यायपालिका उनको अवैध घोषित करे, उसको कहते हैं न्याय पुनरावलोकन। तो वहाँ पे संविधान है नहीं, तो न्याय पुनरावलोकन है ही नहीं है, तो इसका मतलब मंत्रिमंडल से ज़्यादा किसकी शक्ति है? सर्वोच्चता किसकी है? संसद। संसद में कोई भी कानून बन सकता है। इसलिए संसद द्वारा निर्मित कानून को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि वहाँ लचीला है और वहाँ पे लिखित संविधान नहीं है। सन 1911 से और 1949 के संसदीय अधिनियम के द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियां बहुत कम कर दी गई। लॉर्ड सभा यानी राज्यसभा, और आज संसद का अभिप्राय लोक सदन से है, यानी संसद के पास सारी शक्ति सर्वोच्च कही जा सकती है। यद्यपि व्यवहार में संसद के द्वारा कानून का निर्माण करते समय प्रथाओं, परंपराओं, धार्मिक और नैतिक मान्यताओं, जनमत और व्यवहारिक परिस्थितियों आदि सभी बातों में या सभी बातों का ध्यान में रखना होता है। तथापि वैधानिक स्थिति यह है कि संसद कानून निर्माण के क्षेत्र में सर्वोच्च सत्तावान है, यानी वहाँ लिखित संविधान नहीं है, तो जो प्रथाएं चली आ रही है, जो प्रथा उनके वो हटाना नहीं चाहते लोग, तो वो उनका ध्यान रखना पड़ता है। परंपरागत क्या उनकी प्रथा है, धार्मिक स्थल उनका कैसा है, नैतिक मान्यता क्या है, जनमत और व्यवहार परिस्थिति कैसी है, ये सब देखने के बाद ही संसद कानून बना सकती है। तो इस प्रकार से ये व्यवस्थापन संबंधी सर्वोच्चता देखते हुए हमें पता चलता है कि यहाँ पे संसद सर्वोच्च है। दूसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी सर्वोच्चता। कल तो हमने मंत्रिमंडल का पढ़ा, तो नियंत्रण किसका था? मंत्रिमंडल का। लेकिन आज कुछ अलग ही बातें आ रही है। इसलिए आ रही है आज अलग बातें क्योंकि संसद ही कानून बनाती है। तो कार्यपालिका नियंत्रण संबंधी में ब्रिटिश की संसदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश संसद को न केवल कानून निर्माण संबंधी सर्वोच्चता प्राप्त है, वरन वास्तविक कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल पर भी लोक सदन के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। यानी कार्यपालिका में संसदात्मक होने के नाते कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल पर भी लोक सदन के द्वारा नियंत्रण रखा जा सकता है। यानी कार्यपालिका पर मंत्रिमंडल पर संसद का नियंत्रण रहता है। मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी रहती है। यानी मंत्रिमंडल जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्यों होती है? क्योंकि संसदात्मक व्यवस्था में ऐसा ही होता है। और लोक सदन अविश्वास का प्रस्ताव पास कर मंत्रिमंडल को पदच्युत कर सकती है, यानी पद से हटा सकती है। कौन? संसद। तो संसद की शक्ति इसमें देखें तो सही लिखित रूप या व्यावहारिक रूप से देखें तो संसद की शक्ति ज़्यादा है, क्योंकि वो पद से हटा भी सकती है। कौन? संसद। यानी लोक सदन क्या अविश्वास का प्रस्ताव लाते ही वो हटा सकती है। कैसे हटा सकती है? लोक सदन निम्न साधनों के आधार पर मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी सर्वोच्चता संसद की है। वो किस प्रकार से वो नियंत्रण रखती है? कौन? लोक सदन मंत्रिमंडल पर किस प्रकार से नियंत्रण रखती है। तो पहला हम पढ़ेंगे कार्यपालिका के नियंत्रण पर प्रश्न में है लोक सदन द्वारा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण का प्रथम और सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय प्रश्न पूछना है। ये प्रश्न संसद के किसी भी सदन द्वारा मंत्री से उसके विभाग के संबंधी कार्यों के विषय में पूछ सकते हैं। यानी लोकसभा या राज्यसभा कोई भी संसद द्वारा मंत्रिमंडल को कोई भी उनके विभाग के संबंधी
प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे रेल मंत्री है तो रेल के बारे में घाटा कैसे हुआ, ये रेल में हानि कैसे हो रही है, रेल पटरी से कैसे उतर रही है, ये सारी बातें जो भी वो मंत्री को पूछ सकते हैं। कौन? संसद। प्रश्न पूछे जाने की आशंका मंत्रियों को सदैव भयग्रस्त रखती है, यानी उनको डर लगता है कि ज़्यादा अगर संसद पर हावी हुए तो वो फिर संसद का जब सत्र चलेगा तो उस समय कार्यपालिका यानी कार्यपालिका जब ये मंत्रिमंडल बैठेंगे तो उससे संसद कभी भी प्रश्न पूछ सकती है। इसलिए वो उनके मन में हमेशा डर रहता है, क्योंकि इन प्रश्नों से उसके दोष प्रकाश में आ जाते हैं। यानी जो दोष है विभाग संभाले हुए उसमें हानि या लाभ हुआ तो प्रश्न द्वारा वो सामने आ जाते हैं, उनका दोष सामने आ जाता है। उसकी विभागीय नीति की आलोचना होती है, यानी विभाग ने क्या किया, आपका विभाग आपको दिया गया, आप ऐसे क्यों नहीं चल रहे, आगे के मंत्री ने तो इतना अच्छा किया, आपने ऐसा कैसे किया, तो आलोचना कर सकते हैं उनके विभाग के बारे में। यदि कोई मंत्री संसद सदस्यों के प्रश्न का उत्तर संतोषजनक ढंग से नहीं दे पाता तो उससे जनता, संसद और अपने राजनीतिक दल में उसका सम्मान कम हो जाएगा। यानी जो संसद सवाल पूछ रही है किसको, मंत्रिमंडल को, और वो सही ढंग से संतोषजनक मन चाहे उत्तर दे रही है, संतुष्ट नहीं है जनता या संसद, तो फिर बाद में उसका सम्मान कम हो जाएगा। किसका? मंत्रिमंडल का सम्मान कम हो जाएगा, और इस बात का उससे राजनीतिक भविष्य पर भी प्रभाव पड़ता है। यानी आगे भविष्य में भी वो मंत्री बने या उस विभाग को सौंपे तो ये प्रश्न ऐसे उठेंगे तो आगे भविष्य में उनको मंत्री नहीं या विभाग नहीं दिया जाएगा। दूसरा इसमें कार्यपालिका नियंत्रण में वाद विवाद, यानी वाद विवाद भी संसद के साथ में मंत्रिमंडल पर नियंत्रण का एक उपाय है। ये विचार भी संसद के दोनों सदनों में मंत्रिमंडल की नीति और कार्यों पर किया जाता है। इससे प्रशासन के दोष प्रकाश में आ जाते हैं। यानी वाद विवाद होता है उसमें भी मंत्रिमंडल पर नियंत्रण संसद रख सकती है, क्योंकि संसद के हाथ में है, वो दोनों सदन मंत्रिमंडल की नीति और कार्यों को किया जा सकता है। इसमें प्रशासन के दोष प्रकाश में आते हैं। लोकमत सतर्क होता है। इस वाद विवाद से मंत्रियों को अपनी नीति और कार्यों का औचित्य सिद्ध करना होता है, और आलोचना का भय मंत्रियों को सदैव सचेत किए रहता है। अनेक बार प्रशासन के दोष के कारण मंत्रियों को त्याग पत्र भी देना होता है। उदाहरण के लिए 1956 में कृषि मंत्री क्रिचेल डाउन को इसी कारण त्याग पत्र देना पड़ा है। यानी वाद विवाद हो जाए किसके, मंत्रिमंडल और संसद के बीच में, वो प्रशासन के सारे का पूछ सकती है, बातें पूछ सकती है, वो आलोचना कर सकती है। ये आलोचना के कारण मंत्री हमेशा भयभीत रहते हैं, और ये दोष के कारण मंत्री कई बार वो उत्तर नहीं दे पाते या वाद विवाद में उनका सही कार्य नहीं लग रहा है तो वो त्याग पत्र दे सकते हैं। तो उदाहरण में 1956 में कृषि मंत्री क्रिसेल डाउन ने त्याग पत्र दिया था। तीसरा है कार्यपालिका नियंत्रण संबंधी सर्वोच्चता में निंदात्मक प्रस्ताव। मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का एक अन्य उपाय निंदात्मक प्रस्ताव है। इनसे मंत्रियों पर व्यक्तिगत प्रहार किया जाता है और उसका धैर्य किसी विशेष की नीति के प्रति असंतोष व्यक्त करना होता है। इसे किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु निंदात्मक प्रस्ताव का पास होना कठिन होता है, क्योंकि मंत्रिमंडल के सदस्य अपने सहयोगी मंत्री को बचाने की पूरी चेष्टा करता है। यानी संसद द्वारा निंदा भी उनकी की जा सकती है। किसकी? मंत्रिमंडल की निंदा की जा सकती है और वो असंतोष महसूस करते हैं। तो इस कारण निंदा प्रस्ताव का पास होना कठिन होता है। क्यों होता है कि इसमें दूसरे मंत्री सदस्य या अन्य मंत्री सहयोग दे देते हैं, इसलिए ये निंदात्मक प्रस्ताव बहुत देरी से पारित
होता है। चौथा है कार्य स्थगन प्रस्ताव। कार्यपालिका के नियंत्रण में ही है बच्चों कार्य स्थगन प्रस्ताव, यानी कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी सर्वोच्चता किसकी है? संसद की। तो कार्य स्थगन प्रस्ताव में है लोक सदन द्वारा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने तथा आलोचना करने का एक अन्य उपाय है कार्य स्थगन प्रस्ताव। इस प्रकार का प्रशासन या इस प्रकार का प्रस्ताव शासन की किसी विशेष समस्या या दोष के संबंध में रखा जाता है। यह प्रस्ताव लोक सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और यदि उसे 40 सदस्यों का समर्थन हो जाए तो सदन की उस दिन की बैठक का अन्य कार्य स्थगित कर प्रस्ताव के विषय पर वाद विवाद किया जाएगा। यानी कार्य जो हो रहा है तो कार्य स्थगन प्रस्ताव 40 संसद के 40 सदस्यों द्वारा समर्थन किया जाता है तो फिर बाद में उसकी बैठक स्थगित कर दी जाती है और संसद और मंत्रिमंडल के बीच में वाद विवाद होता है। कार्य स्थगन प्रस्ताव को मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास का ही पूर्व रूप समझा जाता है और यदि ये प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाए तो मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो कार्य बीच में रोक दिया जाता है और उसका अगर वाद विवाद होता है तो उसमें बहुमत द्वारा पारित हो जाता है ये वाद विवाद कार्य स्थगन प्रस्ताव, तो मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो मंत्रिमंडल का त्याग पत्र देते ही क्या होगा? कार्यपालिका यानी संसद मंत्रिमंडल में आते तो संसद में भी आते तो संसद भंग हो जाएगी। इस प्रकार से लोक सदन और मंत्रिमंडल पर नियंत्रण का आलोचना करने का भय अन्य उपाय कार्य स्थगन है। यानी संसद द्वारा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का ये अलग कार्य है। कभी कभी तभी तो ये उनका संबंध दोनों का मंत्रिमंडल कभी हावी कभी संसद हावी, तो दोनों की शक्तियां नियंत्रण और संतुलन रखा गया है। पांचवा है कटौती प्रस्ताव। लोक सदन विशेष विभाग के कार्यों की नीतियों के प्रति अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए संबंधित मंत्री के वेतन पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। ऐसे कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य मंत्री विशेष के प्रति अविश्वास व्यक्त करना है और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के कारण इस प्रकार के कटौती प्रस्ताव के पारित होने से संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना होगा। यानी लोक सदन में विशेष विभाग द्वारा इन कार्यों की नीतियों के प्रति असंतोष हो, यानी उनका कार्य सही ढंग से नहीं हो रहा, तो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा। और उसमें मंत्री विशेष रूप से अविश्वास व्यक्त करे, यानी वो खुद को विश्वास नहीं है, वो खुद उसमें उन्होंने ऐसा कार्य किया है तो सामूहिक उत्तरदायित्व यानी सारे मंत्रिमंडल वो उत्तरदायित्व ठहराते हैं और इस कारण कटौती प्रस्ताव के पारित होने पर मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। इस प्रकार से बच्चों अलग अलग बातें ये कही गई है। इसी में कार्यपालिका के नियंत्रण संबंधी में लास्ट छठा पॉइंट है अविश्वास का प्रस्ताव। ये भी ये कटौती प्रस्ताव जैसा ही है। लोक सदन के पास मंत्रिमंडल में अविश्वास व्यक्त करने के अनेक साधन होते हैं, जैसे कानून निर्माण के क्षेत्र में मंत्रिमंडल की इच्छा के विरुद्ध कार्य करने भी मंत्रिमंडल में अविश्वास व्यक्त किया जा सकता है। किंतु अनेक बार किसी विधेयक पर मंत्रिमंडल को पराजित करने का उपाय प्रभावशाली नहीं होता, क्योंकि संभव है कि मंत्रिमंडल इस हार को महत्वपूर्ण न समझे। ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल के कार्यों में या मंत्रिमंडल के कार्यों से असंतुष्ट होने पर लोक सदन को अविश्वास का प्रस्ताव पारित करना होता है। ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाने पर जरूरी है कि मंत्रिमंडल या तो त्यागपत्र दे दे या फिर सम्राट को परामर्श देकर लोक सदन को विघटित करवा दे। मार्च
1979 में मजदूर दल की सरकार के प्रति लोक सदन ने अविश्वास व्यक्त कर उसे पद से हटाया था। तो इस प्रकार से ये भी अविश्वास का प्रस्ताव भी, ये भी इसके द्वारा भी संसद को भंग किया जा सकता है। तो इस हिसाब से देखते हैं बच्चों कि ये कार्य इतने है कि इनके संबंध ऐसे है कि मंत्रिमंडल के बिना लोक सदन और लोक सदन के बिना मंत्रिमंडल, कभी सर्वोच्च मंत्रिमंडल हो जाता है, कभी लोक सदन सर्वोच्च शक्ति हो जाता है। दोनों में संबंध ऐसा है कि न तो मंत्रिमंडल के बगैर लोक सदन है और न लोक सदन या संसद के बगैर मंत्रिमंडल है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों नियंत्रण भी है, संतुलन भी है। कभी कभी सर्वोच्चता मंत्रिमंडल में आ जाती है, कभी कभी सर्वोच्चता लोक सदन में आ सकती है। तो कल हम तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, मंत्रिमंडल और संसद में वित्तीय क्षेत्र में लोक सदन की सर्वोच्चता और व्यवहार में उनकी स्थिति क्या है। ठीक है बच्चों, बाय।